हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो से संबंधित आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल टैगवर्ड्स के साथ हम आप लोग को बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूर्ण रूप से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। क्या कहता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो चलिए इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कहता है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद अगला है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है, गलत है। आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरा कहता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा कहता है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन में है? तो आपको तीसरा में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए तीसरा आंसर होगा, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न क्या है, देखिए ये सब एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप 15 में 15 कंटेंट से जितने भी प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, आपको पूर्ण रूप से 15 में आपको कोई छीनने वाला नहीं है। आपको 15 में 15 फिक्स हो जाएंगे। इसलिए आप ईवीएस से जो भी प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से जो भी कंटेंट है उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप जा कर के वहाँ पर देखेंगे क्लास 3 और क्लास 4 का करा दिया गया है और क्लास 5 का जल्द आपको देने की कोशिश लगातार करेंगे हम। अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि हाँ हमें क्लास 5 एनसीईआरटी की भी चाहिए, तब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या दूसरा आगे देखेंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कहता है ये में इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है बी में कहता है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। सी कहता है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम स्थान से नाम पड़ा है। तो बिल्कुल सही है। डी कहता है मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जिला है। जी नहीं, मधुबनी राजस्थान में नहीं पड़ता, यह बिहार में मधुबनी जिला पड़ता है। तो आपको आंसर चौथा हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। 63 प्रश्न में देखेंगे तो कहता है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है पहला शक्करखेरा, दूसरा कलचीड़ी, तीसरा कौवा, चौथा फाख्ता। तो इसमें आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, कौवा। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, इसका कौन सा आंसर होगा। पहला कहता है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली एक गांव है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं
प्रश्न देखेंगे 65 प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर करेंगे। ए कहता है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। बी कहता है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी पेड़ टहनियों से लटकती है। जी नहीं, टहनियों से पेड़ किसका लटकता है, तो बरगद के। सी कहता है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल सही। डी कहता है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसको पानी पीने का काम करते हैं, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यानी ए सी डी आंसर आपका हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते 66 प्रश्न देखेंगे। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। यह रेगिस्तान इलाके में, अबू धाबी कहाँ है, रेगिस्तान इलाके में है, बिल्कुल सही। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। इसके बाद यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। जी नहीं, ये अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, आपका डी आंसर होगा। तो इसका ए बी डी कौन सा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन में है, ए बी डी। चलिए चौथा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 67 प्रश्न में क्या कहता है। 67 प्रश्न कहता है कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों को देखते हैं वे हैं, पहला बैगनी और नीला, दूसरा हरा और पीला, तीसरा काला और सफ़ेद, चौथा लाल और संतरी। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, काला और सफ़ेद। आगे देखते हैं यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्र दिया हुआ है। एक चक्र में 12 खाने हैं, जो एक खाने 2 घंटे होते हैं, यानी 24 घंटे के होते हैं ना। एक खाने जो होते हैं 12 खाने हैं, तो एक खाने 2 घंटे के होते हैं, तो 12 खाने हैं तो 24 घंटे के होते हैं। तो जानवर एक्स और जानवर वाई 2 दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए में एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। दूसरा कहता है एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। तीसरा कहता है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। चौथा एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। तो आप लोग इसमें आंसर कमेंट में करेंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम फिर ले चलते हैं फिगर पे। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक बार फिर बता देते हैं। ये जो चक्र जो है, इस चक्र में 12 खाने हैं। एक खाने 2 घंटे को दर्शाता है, यानी सभी खाने मिलाकर के 24 घंटे को दर्शाने का काम करते हैं। जानवर जो है, जो छायांकित भाग है, इस सोने का काम करता है जानवर। तो यहाँ पर जानवर एक्स में जो है से 2 खाना में सोने का काम कर रहा है। इसमें 12 में आपको 3 घटा देना है, 1 2 3, 3 सफ़ेद है तो 3 घटा देंगे तो 9 3 12, यानी 9 खाने में सोने का काम कर रहा है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। वाई जानवर कितने 18 घंटे सोता है और एक जानवर कितने सोता है 4 घंटे। तो कौन से ऑप्शन में है आप यहाँ पर देखेंगे।
4 घंटे और 18 घंटे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो चलिए आगे देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मृत सागर क्या है। पहला, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तीसरा, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। चौथा, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो आप लोग आंसर करेंगे, आंसर क्या है कमेंट में आंसर करेंगे। मृत सागर क्या है, तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। आगे देखेंगे 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बहुत लंबा प्रश्न है, लंबा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा छोटा दिखाई देगा आप लोग को। यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों पर किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। पहला, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तीसरा, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। चौथा, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी अंजलि ने भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। देखिए यहाँ पर पहला में दिया है व्याख्या शब्द का हल किया हुआ है, व्याख्या शब्द दिया हुआ है, टैग वर्ड्स के माध्यम से इसको हम काट सकते हैं पहला के। इसके बाद दूसरा तो आपका सही है। तीसरा कहता है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी को विस्तृत व्याख्या, इसमें भी व्याख्या करने की बात कही गई है ना। इसके बाद चौथा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाले बाहरी व्यावसायिक एजेंसी, तो व्यावसायिक जिसमें दिया हुआ है भी आपको निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो आप टैग वर्ड्स के भी माध्यम से काट सकते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कई तरह के बच्चे वहाँ पर आते हैं, उनका जो टिफ़िन होते हैं तो टिफ़िन में उनका भोजन जो होते हैं वो कई तरह के भोजन, किसी के टिफ़िन में भुंजिया होता है, तो किसी में चटनी होता है, तो किसी में कुछ होता है, और अलग अलग जगह से लोग आते हैं तो अपने टिफ़िन को शेयर करते हैं और टिफ़िन को शेयर के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं सहपाठियों के मदद से। तो चलिए आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, सॉरी दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 71 प्रश्न कहता है, 71 प्रश्न कहता है क्या, यहाँ पर देखेंगे 71 प्रश्न, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। पहला, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना। तीसरा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चौथा, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर इसका होगा।
तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। दूसरा, गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा, परियोजना कार्य मूल्यांकन। चौथा, मौखिक परीक्षा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसमें पहला सही हो जाएगा, हस्तसिद्धि क्रियाकलापों का मूल्यांकन। इसके बाद चौथा होगा आंसर मौखिक परीक्षा। ये दोनों के माध्यम से कक्षा 5 के ईवीएस विषय में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग अच्छे तरह से हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पहला, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। दूसरा, मास्टरी लर्निंग। तीसरा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। चौथा, समय का सदुपयोग। तो कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। क्योंकि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए, तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना होगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो पुनरावृत्ति तो तब करते हैं जब किसी भी प्रश्न को समझने के लिए होता है, किसी की अर्थ को जानने के लिए होता है, तो उसको 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, पुनरावृत्त करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो ऐसे भी नहीं होगा। दूसरा, मास्टरिंग लर्निंग, ये भी नहीं होगा। समय का सदुपयोग, ये भी नहीं होगा। आपका तीसरा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। देख सकते हैं यहाँ पर अप्रासंगिक डाल दिया गया है। आप प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव और अप्रासंगिक दोनों एक ही चीज़ होता है। प्रासंगिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अप्रासंगिक निगेटिव होता है। तो निगेटिव को आपको चुनना है। पहला कहता है, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तीसरा, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। चौथा, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो आप लोग कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। आप दिन भर के लिए पूरा बस्ता लेकर के क्या करेंगे वहाँ ले जा करके। जब आप किसी तरह से कहीं भ्रमण पर, शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं, तो वहाँ क्या चाहिए, तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। आप शिक्षक के द्वारा जब शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं तो शिक्षक से पूछ सकते हैं प्रश्न कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। वहाँ पर प्रश्न आप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन बस्ता लेकर आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा आंसर होगा। फिर कह रहा है तीसरा में, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। क्योंकि बच्चे जब शिक्षक के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं तो कहीं अगर बिना बताए चल जाएंगे तो शिक्षक यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए। चौथा कह रहा है, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना चाहिए। पेन और साथ में नोटपैड इसलिए ले जाना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाई देंगे शैक्षणिक भ्रमण में, तो उस समय आप नोटपैड और पेन के माध्यम से उसका नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पहला, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। चौथा, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, अपने आसपास
को खोजने के अवसर प्रदान करना, क्योंकि अवसर शब्द आपका पॉजिटिव होता है, ऐसी टैगवर्ड से आपके सामने झलक रहा है, इसलिए दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला में कहा जा रहा है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या आप जहाँ भी देखें वो काट दे उसको, क्योंकि निगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं। चौथा पदों की अर्थात की परिभाषा पर अधिक बल देना। बल देने की बात यहाँ पर परिभाषा शब्द है, तो ये भी आपका निगेटिव टैगवर्ड्स हैं, तो इसलिए आपका दूसरा आंसर हो जाएगा खोजने के अवसर प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण है। पहला, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तीसरा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। चौथा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नृत्य चर्चा और एक रास्ता में परिवर्तन। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे 76 के कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो आमोद प्रमोद के मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे? आमोद प्रमोद के मतलब क्या होता है? तो आमोद प्रमोद के मतलब होता है आंतरिक खुशी। चलिए आगे देखते हैं। 70 प्रश्न देखेंगे। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पहला, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। तीसरा, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। चौथा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा 77 के? कमेंट में आंसर इसका करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्योंकि यहाँ पहला में आपको व्याख्या शब्द दिखाई दे रहा है, दूसरा में भी व्याख्या शब्द दिखाई दे रहा है, फिर विद्यार्थियों तीसरा में कह रहा है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों को चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, इसलिए आपका तीसरा भी नहीं होगा। आपका चौथा ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या प्रश्न ऑप्शन कहता है। पहला, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन। तीसरा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो आप आंसर कमेंट में करेंगे इसका क्या आंसर होगा। क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये चिंतनीय प्रश्न है। सोचने की शक्ति में वृद्धि होगा, बच्चों में सोचने की शक्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा। सोचेंगे उस पर ना, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इसलिए आपका तीसरा आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की चिंताओं और समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे 79 के क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए।
क्योंकि पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जी नहीं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक को सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो आपका पहला नहीं होगा। दूसरा, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ये भी नहीं होगा। चौथा, कक्षा में अनुशासन शब्द जो भी, ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, पहला, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्धि क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसको कमेंट में आंसर करेंगे 80 कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने के लिए में सहायता करना। क्योंकि ईवीएस में आपको एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना चाहिए कक्षा को। चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? पहला, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। चौथा, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो आप इसमें आंसर करेंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, बच्चे को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो तीसरा हो जाएगा कि बच्चे को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। अगर बच्चे को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाएंगे तो इससे बच्चे सोचेंगे कि लकड़ी को काटा जा सकता है, उसको काट करके भंडारित किया जा सकता है, इससे वो लोग को साबित होगा। इसलिए बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव पूछ रहा था, ये नहीं होगा। बल्कि वृक्षों पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसे देख रेख करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी सही है। वृक्ष पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजित करेंगे, ये भी सही है। आगे देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, पहला, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। चौथा, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा इसका। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। सक्रिय शब्द जहाँ भी आपको दिखे वो पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं। पहला में कह रहा है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं के सुधार करना, ये नहीं होगा। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, एक रास्ता को तोड़ने की बात कहा जा रहा है, इसलिए आपको दूसरा नहीं होगा, तीसरा आपका आंसर हो गया। चौथा कह रहा है कि जल के स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, जी नहीं, आपका ये भी नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसे करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। दूसरा, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना।
चौथा, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो आप कमेंट में आंसर करेंगे 83 का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। क्योंकि करा के प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पटचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसे करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 84 प्रश्न देखेंगे। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? पहला, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा, संबंधित मामले समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तीसरा, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन। चौथा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्योंकि सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। चलिए आगे देखते हैं, 85 नंबर क्या कहता है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला, असम के। दूसरा, हांगकांग। तीसरा, उड़ीसा। चौथा, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, हांगकांग। हांगकांग के जो लोग होते हैं वो वहाँ के सांप खाना पसंद करते हैं, जो कि आपको जो होटल में सांप बनाया जाता है, सांप का जो शिकार बनाया जाता है होटल में, उसको लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं, जो होटल में खाने का काम करते हैं। तो वो हांगकांग में होते हैं, खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 86 प्रश्न क्या है। 86 प्रश्न देखेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। चौथा, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो सही कथन क्या है? आप लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर जरूर करें। यहाँ पर देखें, पहला, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जी नहीं, ये आपका सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा कहता है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, तो बिल्कुल सही। इससे उभरे, चौथा कहता है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल सही आपका है। आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा, यानी पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला में क्या करा है, ए में, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, तो बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो बिल्कुल सही। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सी कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, जी नहीं, गलत हो जाएगा ये।
डी कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। जी नहीं, आपका डी भी नहीं होगा, यानी ए और बी आंसर हो जाएगा, यानी चौथा आंसर होगा ए और बी। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो पहला इसमें है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या ऑप्शन है। चौथा कहता है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो आप लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा कमेंट में आंसर करें। तो चलिए 88 के तीसरा हो जाएगा। एक बार और देख लें, यहाँ पर चौथा तो सही होगा, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। एक बार और आपको दिखा देते हैं, दूसरा और तीसरा चौथा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन कब किया जाता है, तो नवंबर से फरवरी के बीच में मधुमक्खी पालन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल होगा अभी नहीं बताया जाएगा। कैलकुलेशन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न को हम एक बार लेकर के आप लोग के सामने वीडियो एक देने का अलग से काम करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तब देंगे। तो चलिए आप लोग आगे देखते हैं क्या है। 90 प्रश्न करेंगे। 90 प्रश्न देखेंगे आप लोग। 90 प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। डी, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका आंसर 90 की क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए में टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। तो ये आपका सही है, बिल्कुल टिकट पर मौजूद होता है। बी में कहता है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी आपका मौजूद होता है। सी कह रहा है कि यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, आपको ये नहीं मौजूद होता है टिकट पे। डी कहता है ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन कहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी आपका दिया हुआ रहता है। ई कहता है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। जी नहीं, आपका ई नहीं होगा। आप ट्रेन पर चढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि टाइमिंग जो है सो 10 बजे से टाइम है ट्रेन का आने का, और पहुंचती है कहीं जाने के लिए तो कभी 4 घंटे तो कभी 5 घंटे लेट हो जाते हैं, तो कभी 2 घंटे, इस तरह से लेट पहुंचती है ट्रेन अपने स्थान पे। तो आपको ये टिकट पे नहीं लिखा हुआ होता है कि इतना बजे से चलेगी तो उतना बजे पहुंच जाएगी। तो आपको कौन कौन मिला, ए बी डी। तो ए बी डी कौन में आंसर है, तो पहला हो जाएगा। ए बी डी किस ऑप्शन में है, तो पहला में, ए बी डी पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आई होप हम समझते हैं कि आप लोग पूरी तरह से वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। तो आज का इतना ही गाइस, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।